मेरे प्यारे दर्शकों, आज आप लोगों का इस चैनल फ्यूचर टॉक्स पे बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, जो सरकार ने अपनी दृष्टिकोण रखा और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, उसके बीच में जो ये अरावली का क्षेत्र है और पहाड़ियाँ जो श्रृंखलाएँ हैं, इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है, जो हम लोग वाकिफ़ हैं। और इसी विषय पे हमने बात करने का आज इस चैनल पे आमंत्रित किए हैं शौर्या कुमार ठाकुर को। शौर्या कुमार ठाकुर, आपका इस चैनल पे बहुत ही हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, आप बैठिए। और हम लोग इस पे बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है और जो सरकार का दृष्टिकोण है और जो हम सब यहाँ पे जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं और जो हमारे जीवन में जो इस पर्वत श्रृंखला का अरावली का बहुत ही बड़ा योगदान है, इस पे मैं जहाँ तक हूँ सरकार का पक्ष और सुप्रीम कोर्ट का पक्ष रखूँगा और आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप इस पे अपना जो एक जनता का जो अपने हिसाब से वो जो चाहते हैं कि हमारे दृष्टिकोण से इस पर्वत श्रृंखला का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इस पे आपसे गुजारिश करूँगा कि आप प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले आप बताएं कि इसका क्या महत्व है हमारे जीवन जी में। बिल्कुल। आदरणीय दर्शकों, हम इस समय बात कर रहे हैं आपातकालीन निर्देश जारी हुए जो अरावली के हित में हुए हैं। अरावली 2.5 अरब साल पुरानी है, फिर भी हमने इसके साथ एक साधारण पत्थर की खदान जैसा व्यवहार किया है। मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो हम एक अस्तित्वगत जल संकट का सामना कर रहे हैं। दिसंबर 2025 के प्रमुख आंकड़े बताते हैं कि महेंद्रगढ़ जैसे जिलों में भूजल स्तर गिरकर लगभग 2000 फीट तक पहुंच गया है। अरावली एनसीआर के लिए एकमात्र पूर्ण भरण क्षेत्र है, यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन। ये हर साल प्रति हेक्टेयर 20 लाख लीटर पानी सोखती है। इन पहाड़ियों को समतल करके हम केवल घर नहीं बना रहे हैं, बल्कि अपने लिए भविष्य में एक कब्रिस्तान बना रहे हैं, जहां थार मरुस्थल 0.5 किमी प्रति वर्ष की दर से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कई इलाकों की ओर बढ़ेगा। बहुत ही अच्छा। मैं तो ये बोलूँगा कि आपने एक भयावह चित्र खींचने की कोशिश की है, धन्यवाद। लेकिन हमें डेटा को वास्तविकता के धरातल पे देखना होगा। मानवीय दृष्टिकोण केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि वह रोजी-रोटी और मकान से भी जोड़ा जाता है, जो अरावली के संसाधनों से मिलता है। दिसंबर 2025 का डेटा बताता है कि अरावली क्षेत्र का खनन उद्योग हरियाणा और राजस्थान के जीडीपी का 3 से 5% है और लाखों परिवार का रोजगार देता है। यदि हम रातों रात टोटल बैन लगा देते हैं तो दिल्ली और एनसीआर में घर बनाना लगभग 25% कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिससे एक आम आदमी का अपने घर का सपना अधूरा रह जाएगा। सरकार का ये दृष्टिकोण है। विकास और संरक्षण के बीच का संतुलन ही असली मानवीय दृष्टिकोण है, ना कि केवल भावुकता। भावुकता से नहीं चलता, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस पे। जी, मैं नवंबर 2025 के कानूनी विश्वासघात के बारे में बात करूंगा। किसी पहाड़ी के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 100 मीटर की ऊंचाई की परिभाषा को स्वीकार करना एक मृत्यु वारंट है। पारिस्थितिक मानचित्रण यानी कि इकोलॉजिकल मैपिंग से पता चलता है कि अरावली की 91% पर्वतमालाएं इस 100 मीटर के निशान से नीचे आती है। ये तकनीकी बारीकी कानूनी रूप से सुरक्षा के दायरे से लगभग 10,000 अरावली के पहाड़ों को बाहर कर देता है। हालांकि न्यायालय ने अब नए पट्टों पर रोक लगा दी है, लेकिन नुकसान वाकई में बहुत बड़ा है। न्यायालय ने स्वयं उल्लेख किया है कि राजस्थान की 128 पहाड़ियों में से आज तक 31 पहाड़ियां पहले ही गायब हो चुकी है। एक पहाड़ सिर्फ इसलिए पहाड़ रहना बंद नहीं हो सकता कि उसे लालच ने घीस घीस कर 90 मीटर या उससे भी नीचे कर दिया है। हम कॉरपोरेट लॉबी को अपनी रक्षा की अंतिम पंक्ति को खत्म करने के लिए वैज्ञानिक परिभाषाओं के पीछे छिपने की अनुमति नहीं दे सकते। देखिए, यह कानून की गलत व्याख्या की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय का 2025 का निर्णय वास्तव में सुरक्षा को और भी स्पष्ट बनाता है। कोर्ट ने मैनेजमेंट प्लान एमपीएसएन का आदेश दिया है,
ताकि केवल वैज्ञानिक तरीके से ही खनन हो सके। डेटा यह स्पष्ट करता है कि अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से केवल 0.19% क्षेत्र ही खनन के लिए प्रस्तावित है। बाकी 99% क्षेत्र सुरक्षित है। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने सभी नए पट्टियों पर रोक लगा दी है। वह यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ICFRE का संवेदनशील जोन का पहचान कर सके। कानून का उद्देश्य विकास को रोकना नहीं है, बल्कि उसे ड्रोन और नाइट विजन CCTV जैसे आधुनिक तकनीकी से विनियमित करना है, जो अवैध खनन को 98% तक रोक देगा। पर तकनीक 2 अरब साल के विकास का स्थान नहीं ले सकती। पर्यावरण दृष्टिकोण विनाशकारी है। इन पहाड़ियों के विनाश के कारण पहले ही पूरे NCR में स्थानीय तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है। पहाड़ हमारे थर्मल बफर है। इनके बिना 2045 तक हीट आइलैंड इफेक्ट हमारे शहरों के रहने को अयोग्य बना देगा। प्रमुख आंकड़े बताते हैं कि इस बेल्ट की 25% मूल्यांकन इकाइयां पानी के मामले में पहले से ही अतिशोषित हैं। इसके अलावा पहाड़ खत्म होने से मानव पशु संघर्ष में 40% की वृद्धि आएगी, क्योंकि तेंदुए और लकड़भग्गे पहले ही अपने गलियारे खो रहे हैं और गुरुग्राम की आवासीय कॉलोनियों में भटक रहे हैं। आपकी ग्रीन वॉल एक मामूली मरहम पट्टी बन चुकी है। यह उस जटिल जैव विविधता की नकल नहीं कर सकती जो हमें रेगिस्तान की उड़ती रेत से बचाता है। सर, सरकार की दृष्टिकोण किसी को सुरक्षा देना होता है। भविष्य का दूसरा पक्ष ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा है। डेटा कहता है कि अरावली में लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज हैं, जो हमारे ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए अनिवार्य है। यदि हम स्थानीय खनन बंद करते हैं तो सामग्री को 500 किलोमीटर दूर से लाना पड़ेगा, जिससे परिवहन से होने वाली कार्बन उत्सर्जन 40% तक बढ़ जाएगी। क्या यह पर्यावरण के लिए बेहतर है? सरकार का अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट 2025 1400 किलोमीटर लंबी हरित पट्टी बना रहा है, जो रेगिस्तान को रोकने में वर्तमान पहाड़ों से भी अधिक प्रभावशाली होगी। हम भविष्य को उजाड़ नहीं रहे, बल्कि उसे वैज्ञानिक तरीके से संवार रहे हैं। एक समृद्ध भारत ही अपनी प्रकृति का सबसे बेहतर संरक्षण कर सकती है। ये सरकार का पक्ष है। अरावली व्यापार की जाने वाली कोई वस्तु नहीं है। यह एक विरासत है जो हम अगली पीढ़ी के लिए अमानत के रूप में रखते हैं। हमने सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता चुना है, लेकिन जब 31 पहाड़ गायब हो जाते हैं तो सतत शब्द एक क्रूर मजाक बन जाता है। आज हमने जो आंकड़े दिखाए हैं, जल स्तर में 2000 फीट की गिरावट, 100 मीटर की कानूनी खामी और वन्य जीव संघर्ष में 40% की वृद्धि, ये सभी एक ही सच की ओर इशारा करते हैं। हम पहले ही पारिस्थितिक लक्ष्मण रेखा पार कर चुके हैं। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट की आपातकालीन रोक केवल एक स्थायी विराम नहीं होनी चाहिए, यह एक स्थायी पारिस्थितिक अतिस्थन की शुरुआत होनी चाहिए। हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को महसूस करने वाले पहली पीढ़ी हैं और इसे रोकने की क्षमता रखने वाली भी आखिरी ही पीढ़ी है। हम अपनी विरासत को दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों के खंडर पर बनी लग्जरी टावरों की एक श्रृंखला नहीं बनने दे सकते। हमें पूरी तरह से बिना किसी समझौते के अरावली बचाओ जनादेश की मांग करनी होगी। यदि यह दीवार गिर गई तो रेगिस्तान जीत जाएगा, और यदि एक बार रेगिस्तान जीत गया तो कितना भी पैसा या बुनियाद ढांचा पानी हवा को वापस नहीं ला पाएगा। आइए हम वह पीढ़ी बने जिसने पहाड़ों की रक्षा की, ना कि जिन्हें उन्हें कंक्रीट के लिए बेच दिया। सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि निष्कर्ष के रूप में मैं यही कहूँगा, और जो सरकार का स्टैंड भी है, स्टैंड जो सरकार ले रही है कि प्रगति और प्रकृति एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि पूरक हैं। हमें अतिवाद से बचकर मध्यम वर्ग अपनाना होगा। आज के डेटा ने स्पष्ट किया है कि 98.8% अरावली क्षेत्र सुरक्षित है
और आधुनिक तकनीकी और अवैध खनन को 98% तक रोक सकती है। यदि हम पूर्ण प्रतिबंध लगा देते हैं तो हम केवल अपनी समस्या को दूसरे राज्यों पर थोप रहे हैं, जिससे पर्यावरण को और अधिक हानि होगी। सर्वोच्च न्यायालय के 2025 के कड़े दिशा निर्देश और ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के माध्यम से हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां खनिज भी मिलेंगे और पहाड़ भी सुरक्षित रहेंगे। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को केवल शुद्ध हवा ही नहीं बल्कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था भी देनी है और रोजगार भी देना है। अरावली का संरक्षण स्मार्ट प्लानिंग और सस्टेनेबल माइनिंग के जरिए ही संभव है। आइए हम एक ऐसा भारत बनाए जहां विकास के पहिए भी घूमे और अरावली की हरियाली भी बनी रहे। संतुलन ही जीवन का आधार है और यही हमारा अंतिम संकल्प होना चाहिए। आपने जो भी दृष्टिकोण रखा वो आपका दृष्टिकोण और मानव जाति के कल्याण के लिए है, और हमने भी वही दृष्टिकोण रखा जो सरकार का स्टैंड है और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। जी हम सबको इसके लिए भागीदारी बनना होगा, अरावली को बचाना होगा। और इस डिस्कशन में जो हम लोगों ने आपके पक्ष को रखा है और जो सुप्रीम कोर्ट को पक्ष को रखा है, इसमें आपका जो भी व्यू है जरूर आप कमेंट बॉक्स में जाएं। और इस चैनल पे जो ये अभी नया चैनल है और इस पे हम बड़े अच्छे अच्छे लोगों को लाएंगे और आपकी हर समस्या को, हर व्यवस्था को सही रूप से उजागर करेंगे। और इसमें कमेंट्स लिखिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा बहुत लगा। धन्यवाद आपको। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।